हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईबीसी चैनल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल डिस्कस करा था और साथ ही साथ हमने अल्फा पार्टिकल के बारे में जाना था। हमने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है, +2 चार्ज होता है, और जो मास है उसका वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवी होता है, 4u होता है। ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्यों हमने डिस्कस करा था, उसकी वजह थी क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था रदरफोर्ड ने। किसने परफॉर्म करा था? रदरफोर्ड ने। इसलिए हम इसे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो देखें, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखें। ये है हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें मॉडल में, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक अल्फा पार्टिकल इमीटर लिया। अल्फा पार्टिकल इमीटर, ये देख पा रहे हैं आप, अल्फा पार्टिकल इमीटर। अल्फा पार्टिकल इमीटर, साथ ही साथ इसमें हमने एक गोल्ड फॉइल ली। क्या लिया है? गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड के मॉडल में गोल्ड फॉइल का यूज भी हुआ है एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल का यूज क्या था? हमने इस पर बम्बार्ड करवाए हैं अल्फा पार्टिकल। याद करें लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर, जब हमने डिस्कस करा था कि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है। कितना होता है? +2। अब ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज और ये बम्बार्ड हो रहा है, मतलब जा रहा है, गिर रहा है किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल में क्या अवेलेबल होंगे? एटम्स मौजूद होंगे। गोल्ड फॉइल में अवेलेबल होंगे एटम्स। ठीक है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जाएगा, जाके बम्बार्ड होगा, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल क्या था कि जो हमारा प्रोटॉन है वो पूरे में फैला हुआ है। ठीक है। और जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है। तो जब आपका अल्फा पार्टिकल जाएगा, और अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से क्या है? हैवी। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से हैवी है। तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? स्ट्रेट निकल जाएगा। या तो स्ट्रेट निकलेगा, देखें ये हमारा एटम है, जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है, और अल्फा पार्टिकल क्योंकि हैवी है तो अल्फा, और यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन मौजूद है ना पूरे में, और जगह जगह पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। तो जब इस पर हमारा जाना चाहिए था, बम्बार्ड होता हमारा क्या? प्रोटॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि हैवी है, अल्फा पार्टिकल बीइंग हैवी, उसका क्या होना चाहिए था? वो स्ट्रेट निकल जाता। ठीक है, स्ट्रेट निकलता है यहाँ से स्ट्रेट, क्योंकि हैवी है तो भाई प्रोटॉन को तो क्रॉस कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा हैवी होने की वजह से। या ज्यादा से ज्यादा हार्डली क्या होना चाहिए था कि ये अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा अपनी पाथ से डेविएट कर जाता, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से डेविएट कर जाता। ठीक है। ये रदरफोर्ड ने एजम्पशन करा कि इस तरीके से अल्फा पार्टिकल के साथ होना चाहिए था। अगर हमारा थॉमसन मॉडल सही है तो जब अल्फा पार्टिकल को हम इस पे बम्बार्ड करवा रहे हैं गोल्ड फॉइल पर, तो क्या होना चाहिए था? अल्फा पार्टिकल, देखो, सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। तो लार्ज डिफ्लेक्शन नहीं मिलने चाहिए हमें। क्या होना चाहिए था? अल्फा पार्टिकल या तो स्ट्रेट निकलेगा, या उसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन, ज्यादा से ज्यादा स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, अगर थॉमसन मॉडल सही है। याद रखें, थॉमसन मॉडल को हम सही मानते हुए ये बातें कर रहे हैं। लेकिन लेकिन स्टूडेंट, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो उन्हें इसके अपोजिट रिजल्ट मिले। उन्हें इसके अपोजिट रिजल्ट मिले। ठीक है। उन्हें इसके अपोजिट रिजल्ट मिले। रिजल्ट क्या थे पहले ये आप सुने। रिजल्ट थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉइल पास्ड स्ट्रेट, पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई भी डिफ्लेक्शन ही नहीं आया, मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। ठीक है।
सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल एट स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। अब आप कहेंगे कि ये तो वही बात हो गई जो अभी अजम्पशन करा था हमने। बात भी सही है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट था वो ये था, जो थर्ड पॉइंट है, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound। 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स, मतलब हर 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड कर रहा था, जो अपनी पाथ पे वापस आ रहा था। और यही था सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। ये है आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का विजुअलाइजेशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, आप ध्यान से देखें, यहाँ हमने 2 प्लस के चार्ज बनाए हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल में +2 चार्ज मौजूद है। जब इस अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड करवाया किस पर, गोल्ड फॉइल पर, या हम कहें एटम पर बम्बार्ड करवाया, तो आपके ज्यादातर अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट पास ऑन हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट पास ऑन हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये तो हमने एज्यूम भी करा था। लेकिन क्या हुआ, बहुत से अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल के साथ भी हुआ। बहुत से अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन लार्ज एंगल के साथ भी हुआ। और यही कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट थे जो हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मिले। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, जैसे आप देखें ये वाला, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, छोटा मोटा डिफ्लेक्शन नहीं आया, अच्छा खासा डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, या ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो अपनी पाथ को रिबाउंड कर गए। रिबाउंड मतलब वापस लौट गए। बल्कि हमें मालूम है कि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवी है, 4 टाइम्स हैवी। आप ऐसे समझिए, अगर किसी 25 किलो के आदमी से 100 किलो के आदमी को लड़ा दिया जाए, 4 टाइम्स हैवी हो गया उससे, तो क्या वो 25 किलो का आदमी जीत पाएगा? नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो यही हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ज्यादा है, किससे? प्रोटॉन से। प्रोटॉन का अगर 1 है मास, 1 U है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना है? 4U। लेकिन अल्फा पार्टिकल को फिर भी प्रोटॉन ने क्या करा? पीछे धकेल दिया, पीछे रिबाउंड कर दिया, पीछे रिबाउंड कर दिया। और ये सबसे चौंकाने वाली ऑब्जर्वेशन थी जो एक्सपेरिमेंट में हमें मिली। हमें मतलब रदरफोर्ड ने देखा। रदरफोर्ड ने पाया कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो अपनी पाथ को रिबाउंड भी कर रहे हैं। ये आया अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल अपनी पाथ को रिबाउंड कर रहा है। रिबाउंड मतलब टर्न बैक हो रहा है, ये आ रहा है। और यहाँ से कोई चीज ऐसी है बीच में जो इसको इसकी पाथ से टर्न बैक कर दिया, वापस लौटा दिया, वापस लौटा दिया। ठीक है, वापस लौटना मतलब कोई चीज बहुत हैवी होगी बीच में। बल्कि थॉमसन का मॉडल क्या कहता है कि पूरे में प्रोटॉन ही फैला हुआ है और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अकेले तो इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को पीछे धकेल पाए। ठीक, इसी को, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके पॉइंट्स दिए किसने? रदरफोर्ड ने। तो ये तो ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की कि जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल हैं, जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या है? स्ट्रेट निकल रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट हुए हैं, स्मॉल एंगल से भी डिफ्लेक्ट हुए हैं, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड भी हो रहे हैं, रिबाउंड भी हो रहे हैं। जब रिबाउंड होते हुए देखे तो फिर इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। इन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन पूरे में फैला हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जगह जगह पे एम्बेडेड है। इन्होंने क्या बताया फिर? इन्होंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है, मोस्ट ऑफ द एटम है वो खाली है, वहां कुछ है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर कोई भी चीज है ही नहीं, वो खाली है। और यही वजह है कि इनके जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट निकल रहे थे। ठीक है, ना कि थॉमसन मॉडल की वजह से निकल रहे हैं स्ट्रेट। थॉमसन ने क्या बोला था? प्रोटॉन पूरे में फैला हुआ है ना? लेकिन अल्फा पार्टिकल के स्ट्रेट निकलने की वजह ये नहीं थी कि प्रोटॉन पूरे में फैला हुआ है। असली वजह, असली रीजन ये था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम का वो खाली, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और इसी वजह से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है एटम के अंदर। एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज मौजूद है।
ठीक है? जैसे मान लो कि यहाँ पर है, तो जब इस पॉजिटिव चार्ज के आस-पास से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो इसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन। तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ व्हिच सजेस्ट दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इससे हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बहुत ही कम स्पेस में अवेलेबल है, बहुत ही कम स्पेस में अवेलेबल है। जैसे ये वाला देखें आप, ठीक है? ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है? जिसमें देखो इलेक्ट्रॉन तो है और बीच में हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा है, एक जगह कंबाइंड है। जिस जगह पर ये कंबाइंड है, जिस जगह पर ये कंबाइंड है पॉजिटिव चार्ज, इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या कहा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है? किसने बताया था? न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने बताया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के अंदर कोई एक ऐसी जगह है, ऐसा स्पेस है, जहाँ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा है, एक जगह इकट्ठा है, प्रेजेंट है ना, एक साथ प्रेजेंट है, और उस जगह को इन्होंने बोला न्यूक्लियस। ठीक है? द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। जो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत कम स्पेस में है, लेकिन है ज़रूर। जो पॉजिटिव चार्ज है, वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटे स्पेस में अवेलेबल है, लेकिन है। और जिस स्पेस में अवेलेबल है, वो बहुत ही कम स्पेस है, ठीक है? और यही वजह है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बाय 180 डिग्री, मतलब अपनी पाथ को रिबाउंड कर रहा है। एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। और जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का, वो इसी वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है? एक बार फिर हम जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। देखें, इसको देखें। तो ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। बाकी पूरा जो एटम है वो कैसा है? एम्प्टी है। पूरा एटम एम्प्टी है। बीच में कहीं छोटे से स्पेस में हमारा न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। ठीक है? और जब अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली इस न्यूक्लियस के सामने आता है, देखें ये एटम, इसमें इस जगह पे आपका न्यूक्लियस है। ठीक है? न्यूक्लियस क्या? अब आप समझ गए होंगे, न्यूक्लियस मतलब एक जगह पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक 25 किलो के आदमी से 100 किलो के आदमी को लड़ाया जाएगा, तो 25 किलो का आदमी ऑब्वियस है हार जाएगा। लेकिन अगर मैं 8 25 किलो के आदमी खड़े कर दूं, 8 25 किलो के आदमी खड़े कर दूं एक 100 किलो के आदमी के सामने, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तो जीतेगा भाई जो 8 लोग हैं, वो जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनका मास, वो जो है अब हैवी हो गए उस 100 किलो के आदमी से। यही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर ये हो रहा है कि जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है ना एटम के अंदर, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज इसी न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल है। इसी न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। और यही रीजन है कि जब ये अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली इस न्यूक्लियस के सामने आया, एग्जैक्टली इस न्यूक्लियस के सामने आया, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से, अपनी पाथ पर रिबाउंड हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस कंबाइंडली हैवी हो गया एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है? और जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास से निकलेगा, तो इसमें आपको लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है? जब पास से निकलेगा तो लार्ज एंगल का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जब बिल्कुल सामने आ जाएगा तो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब दूर से निकलेगा तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेट निकल जाएगा, वहां पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? ये था हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक, तो ये तो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस करा। अब अगर रदरफोर्ड मॉडल के पॉइंट्स की बात करें, तो रदरफोर्ड का मॉडल जैसा मैंने आपको बताया, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है? एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज आपका सेंटर मौजूद है, जिसको इन्होंने क्या बोला है? न्यूक्लियस कहा है। क्या कहा है? न्यूक्लियस कहा है। ठीक है? न्यूक्लियस कहा है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपके
रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियस का साइज है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, वो एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज, उस स्मॉल रीजन को क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम के अंदर एक जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, उस जगह को, उस स्पेस को नाम दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। अब इस मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट थे, कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस समझेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या थी इस मॉडल में, इस मॉडल की लिमिटेशन, जैसे ये हमारा एटम है, ठीक, एटम के बीचों बीच हमारा क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यही बोला है उन्होंने, उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई चीज रिवॉल्व करेगी, अगर कोई चीज रिवॉल्व करेगी तो वो एनर्जी लॉस करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो ये एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करते 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 क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक टाइम पर न्यूक्लियस में ही आके गिर जाएगा, एक टाइम पर न्यूक्लियस में ही आके गिरेगा, ठीक है, एक टाइम पर न्यूक्लियस की में ही आके गिर जाएगा। तो क्या होगा, इससे एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा कभी भी, कभी भी एटम जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर भैया इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा तो एटम स्टेबल कैसे होगा, ठीक है। लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, एटम तो स्टेबल होता है। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर क्यों नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और अगर रिवॉल्व कर रहा है तो गिर क्यों नहीं रहा है, एनर्जी लॉस क्यों नहीं कर रहा है, घूमते घूमते एनर्जी लॉस करनी चाहिए थी और न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए था। मतलब एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन एटम तो स्टेबल है। तो एटम स्टेबल कैसे है, ठीक, यही डिफेक्ट है रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। जब आप यहाँ देखेंगे तो इसमें हमने यही बताया है कि अगर हाई स्पीड पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी लॉस करनी चाहिए थी और एक टाइम पर न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए था, ठीक है। पर रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, इनके पास ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, किस जगह पर रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रदरफोर्ड मॉडल जिनके आंसर नहीं दे पाया था। और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बोर्स मॉडल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम बोर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास यही है, रदरफोर्ड मॉडल हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।